नमस्कार साथियों। आज की जो क्लास है वो है मूल अधिकार। हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। ठीक है। आज के दिन के आज के जो टॉपिक है मूल अधिकार, उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए पूरा धैर्य बनाए रखिएगा क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपके धैर्य की परीक्षा तो आरपीएससी ले ही लेगी, यूपीएससी भी ले लेती है। यूपीएससी कम लेती है, आरपीएससी ज़्यादा लेगी आपकी धैर्य की परीक्षा। तो इसलिए अगर उस धैर्य को पाना है तो इस क्लास में भी आपको धैर्य दिखाना होगा। मुझे लगता है 2 घंटे से ऊपर ही आपकी ये क्लास चली जाएगी। कम से कम 2 घंटे आपको इस क्लास में देने पड़ेंगे। मूल अधिकार थोड़ा लेंथी टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, वो भी सिर्फ फंडामेंटल्स में लगेंगे इतना टाइम। ठीक है, उसके बाद में इस पे जो डाउट्स हैं, इसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन पे तो अलग से बात, वो इतने रोचक होते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। या थोड़े आर्टिकल्स होते हैं ज़्यादा, इनमें कोई, ठीक है, तो थोड़ी सी कई बार लेंथी चला जाता है टॉपिक। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आप कह रहे होंगे कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बंदे तो मोटिवेट करते हैं, आप डिमोटिवेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं आपको मोटिवेट ही कर रहा हूँ। ठीक है, डीमोटिवेट करने के बाद में मोटिवेट करना हो तो थोड़ा सा ज़्यादा एकदम पीछे उठा के थोड़ा आगे चले आते हैं, ज़्यादा फोर्स से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, मूल अधिकार, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल राइट्स। अगर हम थोड़ा इतिहास देखना चाहें इसका, तो विश्व इतिहास में पहली बार एक ब्रिटेन का राजा था जॉन। ब्रिटेन का सम्राट था जॉन। उसने सबसे पहले 1215 में, कब, 1215 में मूल अधिकार दिए थे। और उसने मूल अधिकार के समय क्या किया था, एक दस्तावेज पर साइन किए थे, जिस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहते थे। मैग्ना कार्टा, उस दस्तावेज पर साइन किया। उस दस्तावेज का नाम क्या था, मैग्ना कार्टा था। इसलिए आज भी विश्व इतिहास में कहीं भी कोई व्यक्ति किसी को मूल अधिकार देता है तो लोग ये कहते हैं कि मैग्ना कार्टा है ये हमारा, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मूल अधिकार हो या थोड़े राइट्स दिए गए हो, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे चार्टर थे जिनको मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं मैग्ना कार्टा। और बाद में क्या है, ब्रिटेन में एक एक्ट आया 1689 में। उस एक्ट का नाम था बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट्स। कल बात क्या, और बिल ऑफ राइट्स। आज अगर बात करें ब्रिटेन में मूल अधिकार कहाँ लिखे गए हैं, तो बिल ऑफ राइट्स में लिखे गए हैं। बिल ऑफ राइट्स में ही बाद संशोधन होते रहते हैं, अधिकार आगे बढ़ते रहते हैं। इसके पूरे 100 साल बाद 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन जो होती है, फ्रांस में रिवॉल्यूशन जो होती है, उसके द्वारा मानव एवं अधिकार, नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र, मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र। हालांकि इसको मानव तो हमने क्या रखा है, बाकी इंग्लिश जो था इसमें मेल लिखा हुआ था। तो केवल इस ये घोषणा पत्र में जो अधिकार थे वो केवल स्टार्टिंग में तो महिलाओं के लिए थे, बट फिर भी जो मूलभूत अधिकार थे वो इसमें दिए गए। फ्रांस में 1789 में फ्रांस की जनता जो थी वो अपने मूल अधिकारों के प्रति सबसे ज़्यादा जागरूक जनता थी। इसी जनता ने लुईस 16वें को जो फांसी दी थी, लुईस 16वें को फांसी दी थी, वो इन्हीं मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण दी थी। इन्हीं मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण लुईस 16वें को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। अगर आप फ्रांस का पूरा मामला समझना चाहते हैं तो क्लास 9th की एक हमने चैप्टर रीड करवा रखा है, वीडियो मिल जाएगी आपको। उस वीडियो को जो आप रीड करेंगे तो पूरा मतलब एक फिल्मी स्टाइल में आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि क्या प्रक्रिया रही थी फ्रांस की क्रांति की। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको वो आधा घंटा देना चाहिए। 1789 और उसके 2 साल बाद 1791 में अमेरिका में, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका के संविधान में इसको शामिल किया गया। अमेरिका के संविधान में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। 1791 में किया गया। क्लियर बात क्या। अगर भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें, भारतीय इतिहास में मूल अधिकारों की अगर हम बात करें, तो प्राचीनतम जो हम एक चीज़ देख पाते हैं वो 1895 में हम मूल अधिकारों की बात कर पाते हैं। मूल अधिकारों की बात 1895 में कर पाते हैं। आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में, ठीक है, ये आधुनिक लिख लेना भी तुम लोग। 1895 में, 1895 में आया था स्वराज बिल। स्वराज बिल कौन लेके आया, तो ये लेके आए थे आपके बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद में 1970 टू 1999 के बीच में कांग्रेस जो थी उसने इसकी मांग पर जोर दिया। क्लियर बात क्या। फिर एनी बेसेंट ने मांग की थी
ये 1925 में कॉमनवेल्थ जो ऑफ इंडिया बिल था उसके माध्यम से। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था। कांग्रेस ने अपने 1931 के कराची अधिवेशन में इसके संबंध में प्रस्ताव पारित किया था, कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, और उसके बाद में अपने बात करें अगर सेकंड गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। इसमें गांधी जी गए थे, गांधी जी ने भी मूल अधिकारों की मांग की थी, बट इनकी मांग यहाँ पे मना कर दी गई क्योंकि 1935 में आया था आपका कौन सा एक्ट, वो भारत शासन अधिनियम। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकार नहीं थे, ये बात थोड़ी ध्यान रखना, मूल अधिकार नहीं। क्लियर बात क्या? उसके बाद में 1945 में था एक बंदा तेज बहादुर सप्रू, उसने संविधान के मामले में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें मूल अधिकारों की वकालत की, मूल अधिकार वकालत की। क्लियर बात क्या? और ये हमारा आज तक का कॉन्स्टिट्यूशन, ये मूल अधिकारों का इतिहास रहा है, सुधार सुन लीजिए। अगर हम बात करें 1895 में स्वराज बिल में बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी। 1970 से 1999 में कांग्रेस द्वारा इसकी मांग को शुरुआत की गई। एनी बेसेंट ने 1925 में की थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में शामिल किया गया। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा मांग की गई, ये कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन, इस अधिवेशन में मांग की गई। उसका सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, इसमें भी मांग की गई गांधी जी के द्वारा, हालांकि इसको अस्वीकार कर दिया गया। 1935 के बाद शासन अधिनियम में मूल अधिकार शामिल नहीं थे, ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार शामिल नहीं थे। क्लियर है? ठीक है, और इसमें शामिल ये नहीं थे। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने मूल अधिकार की वकालत की थी क्योंकि इसने संविधान सभा संबंधी एक रिपोर्ट पेश की थी, उसमें इसने वकालत कर ली। संविधान सभा में अगर हम बात करें, थोड़ा साफ लिख देते हैं भी, और बताओ कोई कमेंट। सभा, संविधान सभा में अगर बात करें तो वल्लभ भाई पटेल जो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये जो मूल अधिकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे। और इसके लिए जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं संविधान में। संविधान में कहाँ है? संविधान की अगर हम बात करें तो भाग 3 में, हमारे मूल संविधान की बात करें वर्तमान में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है किया गया है। क्लियर बात की? उसके बाद में बात करते हैं मूल अधिकारों की परिभाषा की। मूल अधिकार, ठीक है, एक बढ़िया सी परिभाषा की हम बात करें तो आपको एक परिभाषा कम से कम याद होनी चाहिए, ये रटी हुई होनी चाहिए क्योंकि मेंस में लिखने में बड़ी सहायक होती है। भारत में मूल अधिकार या मूल अधिकार, मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त, संविधान द्वारा प्रदत्त वे विशेष अधिकार हैं, अधिकार हैं जिनमें आधारभूत अधिकार शामिल हैं, आधारभूत अधिकार सम्मिलित हैं और ये व्यक्ति के विकास के लिए, ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है। क्लियर बात क्या? और इन अधिकारों में सामान्यता राज्य के द्वारा
कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। क्लियर बात क्या? राज्य के द्वारा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषताओं की। चलिए, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए, उन मूल अधिकारों की सबसे खास बात क्या है? पहली खास बात है कि ये राज्य के विरुद्ध भी है और किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी है। क्लियर बात क्या? कुछ अधिकार राज्य के विरुद्ध मिले हैं, कुछ अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध मिले हुए। नकारात्मक भी हैं, कुछ अधिकार नकारात्मक है, कुछ अधिकार सकारात्मक भी है। तीसरी जो खास बात है, ये अत्यांतिक या अब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि इनके अपवाद बहुत हैं। क्लियर बात क्या? और नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है, ये नागरिकों को भी प्राप्त है, प्लस कुछ अधिकार ऐसे हैं जो अनागरिकों को भी प्राप्त है। कुछ अधिकार कुछ है वो अनागरिकों को भी प्राप्त है। आपात स्थिति में भारत में मूल अधिकारों का निलंबन संभव है। संभव। क्लियर बात क्या? आपात स्थिति में मूल अधिकारों क्या किया है? निलंबन किया जाता है। छठी बात जो है वो ध्यान रखना, वाद योग्य है। क्लियर बात क्या? ये क्या है? वाद योग्य है, तो इसके लिए कोर्ट में भी या सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। नेक्स्ट सातवां, इनमें संशोधन संभव है। संशोधन संभव है, इनमें संशोधन क्या कर सकती है? संसद एक्ट के द्वारा संसद है वो संशोधन कर सकती है, साधारण विधि से नहीं। ये बात रखना, साधारण विधि से नहीं। आठवां, रद्द नहीं किए जा सकते हैं। एक ऐसा संशोधन मान्य है जो मूल ढांचे के अनुकूल हो। मूल ढांचे के अनुकूल कोई संशोधन अगर हुआ है तो वो संशोधन मान्य है, बट ऐसा संशोधन जो मूल ढांचे को तोड़ रहा है वो मान्य नहीं है। ये केशवानंद भारती मामले का निर्णय था और इनको रद्द नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में। क्लियर बात क्या? नौवीं बात जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि मूल अधिकार कोई भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। छोड़ नहीं सकता। क्लियर बात क्या? मूल अधिकार है वो कोई व्यक्ति क्या नहीं सकता? छोड़ नहीं सकता। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। भी कोई व्यक्ति है वो ये कहे कि मैं अपने मूल अधिकार छोड़ता हूँ, तो उस न्यायालय का निर्णय है कि कोई व्यक्ति मूल अधिकार नहीं छोड़ सकता। उस बंदे के साथ परमानेंटली उसके मूल अधिकार रहेंगे, वो हर स्थिति में रहेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं भारतीय मूल अधिकारों की। ठीक है, तो जो आपको मूल अधिकार की विशेषताएं लिखनी हो तो राज्य के विरुद्ध है, व्यक्ति के विरुद्ध भी मिलते हैं, नकारात्मक है और सकारात्मक। जैसे राज्य के विरुद्ध तो सारे ही अलग, वो व्यक्ति के विरुद्ध कौन कौन से मिलते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे मान के चलिए 15 है, 15 में कुछ आर्टिकल हैं कि कोई व्यक्ति, आर्टिकल 2 है, एक तो है वो राज्य के विरुद्ध है, 2 है वो राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, तो व्यक्ति हो गया। इसके अलावा अस्पृश्यता वाला है वो, इसके अलावा 23 है वो। ठीक है, और 23 और 24 दोनों ही आपको व्यक्ति के विरुद्ध ही मिलते हैं, तो वहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे अधिकार जो केवल नागरिकों को है और कुछ ऐसे अधिकार जो सभी को प्राप्त है। ठीक है, वो थोड़े से ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे खास बात है, नागरिकों में 19 केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, और 16 आप जानते हैं लोक नियोजन के विषयों में समानता वाला केवल नागरिकों को प्राप्त है, क्योंकि नागरिकों को लोक नियोजन के विषय में समानता वो अधिकार मिलेंगे। ठीक है, और अल्पसंख्यकों वाले अधिकार वो केवल भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए है, 29-30 वाले, वो केवल भारतीय अल्पसंख्यक इनको नहीं मिलेंगे। 29-30 के जो अधिकार है वो केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हाँ ये केवल भारतीयों को मिलेंगे। हाँ, एक वो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लिंग जन्म स्थान वो केवल भारत के व्यक्तियों के लिए है, विदेशियों के साथ किया जा सकता है कि वो फॉरेन का बंदा है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो ये बात रखना है, केवल ये नागरिकों को मिलते हैं। आपात निलंबन है, आपात में निलंबन किया जा सकता है, वाद योग्य है, संशोधन संभव है, संसद साधारण विधेयक द्वारा नहीं कर सकती, मूल ढांचे के अनुकूल होना चाहिए, रद्द नहीं किए जा सकते, मूल अधिकार छोड़े भी नहीं जा सकते। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 नहीं 12, सॉरी, अनुच्छेद 12, इसमें दी गई है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा,
राज्य की परिभाषा में पहले तो संसद शामिल है। प्लस संसद, अगर सरकार है तो सरकार भी, संसद और सरकार दोनों शामिल है। फिर है विधानमंडल शामिल है, और यहाँ भी राज्य की जो सरकार है वो शामिल है। क्लियर बात क्या। तीसरा स्थानीय प्राधिकारी, प्राधिकारी संस्थाएं भी शामिल है, जैसे पंचायतें और नगर पालिकाएं और कोई स्वायत्त संस्थाएं वगैरह हैं वो भी इनमें शामिल है। चौथा अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी वो सारे शामिल हैं जिनको विधि द्वारा या उपविधि द्वारा सृजित किया गया और जिन्हें विधि या उपविधि बनाने की शक्ति है, वो सारे इसमें शामिल है। क्लियर बात क्या। जैसे कुछ एक्ट, गवर्नमेंट के डिसीजन है, निर्णय, जिनमें से कौन कौन से राज्य में शामिल है वो थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जो राज्य में शामिल है उसमें आपके आएंगे बीमा कंपनियां। तो बीमा कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल है, तो ऐसी कंपनियां LIC है वो शामिल है। ठीक है। ONGC शामिल है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन शामिल है। और यूनिवर्सिटी शामिल है, बट हर यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। क्लियर बात क्या। निजी जो यूनिवर्सिटी तो लगभग सारी शामिल है, कॉलेज निजी शामिल नहीं, यूनिवर्सिटी शामिल है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर हम LIC होगी, स्कूल में सैनिक स्कूल भी हैं और KVS भी हैं, सैनिक स्कूल भी हैं। सरकार के द्वारा ऐसे कोई भी स्कूल जो 95% ग्रांट लेता है सरकार से, वो सारे इसमें शामिल है। राष्ट्रपति इसमें शामिल है, अगर वो आर्टिकल 359 का यूज़ कर रहा है, आर्टिकल 359 का यूज़ करता हुआ राष्ट्रपति इसमें शामिल है। न्यायाधीश, वो भी मुख्य न्यायाधीश में शामिल है, न्यायाधीश, और वो भी कब शामिल है, जब वो अन्य अधिकारियों को नियुक्त कर रहा है, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है तब वो इसमें शामिल है। क्लियर बात क्या। और UPSC खुद शामिल है इसमें, RPSC खुद शामिल है इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा ऐसी कोई भी उद्योग, कोई भी इंडस्ट्री जिसमें सरकार है वो आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी रखती है या मूल जो हिस्सेदारी है वो सरकार के पास रहती है, तो फिर वो इसमें शामिल है। क्लियर बात क्या। जैसे सेल होगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो होगी। ठीक है। और जैसे ये आ गया भारतीय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होगी। ठीक है। ये ICAR जो है, ये थोड़ा सा इसके बाद ध्यान रखिए, ये वैसे तो नाम से अनुसंधान परिषद है, नाम से क्या अनुसंधान परिषद है, तो कई बार क्या होता है अनुसंधान परिषदें ज़्यादातर इसमें शामिल नहीं होती, तो अपने ये मान के चलते हैं कि नहीं ये शामिल नहीं है, तो फिर भी ध्यान रखना ये शामिल है। ठीक है। उसके बाद में करते हैं उनकी बात जो राज्य में शामिल नहीं है, और इन पर आपको खास ध्यान रखना है। कोई भी संसदीय अध्ययन दल, चाहे वो संवैधानिक हो चाहे वो सांविधिक हो, संसदीय अध्ययन दल इसमें शामिल नहीं होता राज्य में, उस पर राज्य की विधि लागू नहीं होती। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो है NCERT। क्लियर बात क्या। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो ये है NCERT, राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, वो इसमें शामिल नहीं है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और उसके अलावा एक और संस्था है ICSR है, इसकी फुल फॉर्म ICSR, ये CISR है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है CSIR, ये इसमें शामिल नहीं है। क्लियर बात। इसके अलावा वक्फ बोर्ड है वो इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, उपभोक्ता संघ, और जब NCERT शामिल नहीं है तो SIERT भी शामिल नहीं होगी, स्टेट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वो शामिल नहीं होते। न्यायालय इसमें शामिल नहीं होता, न्यायालय केवल कब शामिल होता है, जब कोई न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है
वो अन्य न्यायाधीशों क्या कर रहा है, नियुक्ति कर रहा है, तो वो इसमें शामिल है, अदरवाइज वो भी शामिल नहीं है। ठीक है। ऐसे बैंक जिनमें सरकार के पास खास हिस्सेदारी नहीं है, वो बैंक भी शामिल इसमें नहीं होते। ठीक है। तो ये बात आप थोड़ी, ये संस्थाएं थोड़ी ध्यान रखिएगा। कौन सी, NCERT ध्यान रखिएगा, CSIR ध्यान रखिएगा। बाकी वक्फ बोर्ड का तो आप समझ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय थोड़े से ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं आर्टिकल 13 की बात। आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, प्रभावी नहीं होगी। क्लियर बात क्या, मूल अधिकारों से असंगत है, वो प्रभावी नहीं होगी। तो वैसे आर्टिकल 13 है वो मूल अधिकारों का सच्चा प्रहरी है, क्योंकि ये कोई विधि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वो ये पहले कह देता है कि ऐसी विधि लागू नहीं होगी। समझ पा रहे हो। अब बाद में कोर्ट ये डिसीजन देता है कि वो मूल अधिकारों को प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है, असंगत है या असंगत नहीं है, वो कोर्ट निर्णय दे रहा है। अगर वो असंगत है तो फिर वो लागू नहीं होगी। इस बात का निर्णय कौन कर रहा है, तो अनुच्छेद 13 कर रहा है। क्लियर बात क्या। और अनुच्छेद 13 है वो न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति देता है न्यायालय को, पुनरावलोकन की शक्ति। क्लियर बात क्या, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है किसको, न्यायालय को। ध्यान रखिएगा। इसमें दो हैं, अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2). चलिए, अनुच्छेद 13(1) जो है वो संविधान निर्माण से पूर्व की विधियों पर है। ये जो है वो संविधान निर्माण के बाद की विधि है। क्लियर बात क्या, क्लियर बात क्या। तो विधि का थोड़ा ध्यान रखिएगा के बाद की विधि के लिए। इसमें दो मामले आते हैं। पहला मामला ये आता है कि ये जो संविधान लागू हुआ ये भूतलक्षी नहीं था। ठीक है, तो भूतलक्षी नहीं है, इसलिए इससे पूर्व की विधियों पर यह लागू नहीं होता। ठीक है, पर यहां एक मामला था भिक्खा जी बनाम मध्य प्रदेश मामला, MP का मामला था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया था, वो था आच्छादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा कि वो भाग उन विधियों का जो मूल अधिकारों से असंगत बैठता है वो क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। ठीक है, वो सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा, में असंगत भाग, पूरी विधि नहीं केवल असंगत भाग है वो सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा, छुप जाएगा। क्योंकि ये विधि बाद में आई है, ये पहले वाली विधि है, इसको बाद में जो संविधान वाली विधि है इसने इसको ढक लिया है। आच्छादन का सिद्धांत यहाँ पर लागू हो जाता है। क्लियर बात क्या, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा दूसरा ये है कि संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले के व्यवहारों पर यह विधि लागू नहीं होती। से पहले के व्यवहारों पर नहीं, पहले के व्यवहार जो हुए सो हुए, भविष्य में ऐसे व्यवहार द्वारा नहीं किए जाएंगे। ये बात आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात क्या, तो ध्यान रखिएगा। संविधान निर्माण के पूर्व की विधि के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो आच्छादन का सिद्धांत दिया गया है। अब बात करते हैं संविधान निर्माण के बाद की विधि। इसके लिए जो सिद्धांत दिया गया वो है पृथक्करण का सिद्धांत। यथा पृथक्करणीयता का सिद्धांत। क्लियर बात क्या, इसमें क्या है, वो विधि जब प्रारंभ होगी तब से शून्य हो जाएगी अगर उस विधि वो भाग भाग केवल वो भाग प्रारंभ से शून्य हो जाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ कौन सा सिद्धांत लागू होता है बाद की विधियों के लिए, पृथक्करणीयता का सिद्धांत लागू होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी का जो सिद्धांत है, SO सोवेरेबिलिटी, स्पेलिंग तो सही है क्या, SOVE
सोवरेबिलिटी, ठीक है, पृथकता लागू होगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो बातें होंगी, एक तो वो जो संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियों पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है इसका, तो आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है, और संविधान निर्माण की बाद की विधियों पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो पृथकता का सिद्धांत लागू होता है। यहाँ वो विधि शून्य हो जाती है, यहाँ वो विधि सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। कल बात क्या, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ यहाँ ये दोनों ही मामलों में मैंने आपको ये बता दिया कि वो विधि असंगत है या संगत है। इस बात का निर्णय कौन करेगा, इस बात का निर्णय हमारे माननीय लॉर्ड करेंगे, तो उच्चतम न्यायालय करेगा। क्लियर बात, चलिएगा। उसके बाद में इससे जुड़े हुए दो विवाद थे। अनुच्छेद 13(3) में एक विवाद आया। अनुच्छेद 13(3), 1 और 2 में हमने बात कर ली, 13(3) में एक विवाद आया। इस 13(3) के कैप पार्ट में दी गई थी विधि की परिभाषा। उस विधि की परिभाषा में शामिल किए गए थे कुछ एलिमेंट्स। कौन कौन से थे, तो सबसे पहले तो था परंपरा। ये प्रथा, परंपरा से बैठा था प्रथा शब्द, प्रथा या रूढ़ी, उससे थोड़ा ठीक है अधिसूचना, नियम, उपनियम, विनियम और विधि। ये विधि की तो परिभाषा का प्रॉब्लम है। कल बात कोई अध्यादेश, कोई एक्ट भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सारे के सारे विधि के अंदर शामिल थे, लेकिन सरकार ने कहा कि इनमें क्या नहीं लिखा हुआ, संवैधानिक या संविधान संशोधन नहीं लिखा हुआ। संशोधन विधि है ये इसमें नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए संविधान संशोधन क्या कोई विधि नहीं है। इसलिए हम जो आर्टिकल 13 है वो संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता। और वो भी कौन सा संविधान संशोधन, 368 वाला जो संविधान संशोधन उस पर लागू नहीं होता। कल बात क्या, अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट के निर्णय पर बदलते रहे। पहले तो सज्जन सिंह बनाम जो राजस्थान राज्य मामला था, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, इसमें सरकार ने ये माना कि हाँ संविधान संशोधन है वो विधि नहीं है। विधि नहीं है, ठीक है। अतः सरकार है वो मूल अधिकार में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। कल ये बात की। उसके बाद में एक मामला बैठा जो था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें ये निर्णय पलटा गया और कहा कि ये विधि है। कल ये बात, अतः मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, संशोधन नहीं, या इनको कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर सरकार ने थोड़ा एक एंटी डिसीजन लिया, 24वां संविधान संशोधन किया। और 1971, और यहीं से ओरिजिन होता है आपका आर्टिकल 13(4) का। और इसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि संशोधन विधि अनुच्छेद 13 से 12 है। विधि है वो अनुच्छेद 13 से 12। और फिर गोलकनाथ वो सॉरी केशवानंद भारती मामला आया। भारती मामला, करे बात है। इसमें सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाल दिया कि संशोधन विधि मूल वो विधि नहीं है, संशोधन की जो विधि है वो विधि नहीं है, तो सरकार है वो संशोधन कर सकती है। लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना, मूल ढांचे को प्रभावित
किए बिना। क्लियर बात क्या? तो मामला फिर खत्म हुआ, विवाद फिर थोड़ा सा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 13 आर्टिकल जो 13 है वो इस बात पर जोर देता है कि ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत होती है वो विधि क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, प्रभावी नहीं रहती है। इसमें दो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई न्यायालय को। इसमें दो बातें, 13(1) और 13(2). 13(1) में कहा गया संविधान से पूर्व की विधियों के लिए, और 13(2) जो है वो संविधान के बाद की विधियों के लिए। क्लियर बात क्या? उसके बाद में आच्छादन का सिद्धांत दिया गया 13(1) के लिए, 13(2) के लिए दिया गया पृथकनीयता का सिद्धांत। आर्टिकल 13(3) है वो विधि पर निर्णय करता है, और इसमें एक विवाद हुआ जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो संविधान संशोधन 13(4) किया था, 13(4) ऐड कर दिया 24 संविधान संशोधन के द्वारा, और फिर केशवानंद भारती मामले ने इस विवाद को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा कोई विवाद चल नहीं रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं अनुच्छेद अपने 14 की। तो अनुच्छेद 14 से पहले अपने बात कर लेते हैं मूल अधिकारों के वर्गीकरण की। मूल अधिकार वर्गीकरण, तो सबसे पहले तो है समानता का अधिकार। फिर है स्वतंत्रता। समानता और स्वतंत्रता के बाद में धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार है। इससे पहले धार्मिक तो ये हो गया आपका 14 से 18, और ये हो गया आपका 19 से 21, 22 तक, और फिर है शोषण के विरुद्ध, ये हो गया आपका 23 से 24, और फिर है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता वाला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आ गया आपका 25 से लेकर के 28 तक, और फिर 29 से धार्मिक स्वतंत्रता 4 हो गई, 5वां रह गया। 5वां जो है वो है आपकी संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, तथा शिक्षा का अधिकार। ये कब से कब तक है? संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार है ये 29 से 30 तक, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका 32 में। तो ये कुछ मूल अधिकार वर्तमान में है। मूल संविधान में कितने थे? तो 7 थे। वर्तमान कितने हैं? तो 6। ये मूल में थे और ये वर्तमान है, क्योंकि जो 31 है वो बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, उसकी हम बात कर लेंगे। फिलहाल एक बार आप इतना लिखिए, 31 में लिखना चाहे तो लिख लीजिए 31, और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था, और ये 300A में है, भाग 12 में है। भाग 12 जो है वो 11 तो आपका केंद्र राज्य संबंध, भाग 12 जो है केंद्र राज्य संबंध में वित्त संपदा और उनसे जो जुड़ा हुआ मामला है उसमें है ये आपके। क्लियर है बात क्या? उसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार में बात करते हैं अपने आर्टिकल 14। आर्टिकल 14। चलिए, इसमें दो है, एक तो है विधि के समक्ष समता, और एक है विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष जो समता है वो लिया गया है अपने ब्रिटेन से। ये नकारात्मक है, क्योंकि ये भेदभाव स्वीकार तो नहीं करता, भेदभाव स्वीकार नहीं, लेकिन वर्गीकरण स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। क्लियर बात क्या? इसलिए ये विधि के शासन की बात करता है, विधि के शासन की बात करता है। क्लियर बात क्या? विधि का समान शासन लिया गया अमेरिका से, ये सकारात्मक है, इसलिए न ये भेदभाव की बात करता है न वर्गीकरण स्वीकार करता है, और ये कहता है कि जो समान जो स्थिति के जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ क्या किया जाए, समान व्यवहार या समान संरक्षण उनको दिया जाए। लेकिन विधि का जो समान संरक्षण है, विधि के समक्ष समता, और विधि का जो समक्ष समता है उसमें कहा कि किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार
और आरोपित कर्तव्यों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। व्यवहार किया जाएगा, समझ पा रहे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो सभी राष्ट्रपति जितने भी हुए उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगर राज्यपाल है तो सभी राज्यपालों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल है तो सभी राज्यपाल समान व्यवहार है, मुख्यमंत्री है तो सभी मुख्यमंत्री के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये सभी नागरिक जो जिस पद पर है, जिस स्तर पर है, उस स्तर के अनुरूप उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता है, वो इन स्तरों की बात नहीं करता, इन वर्गीकरण की बात नहीं करता, वो कहता है सभी के साथ क्या किया जाए, समान व्यवहार इस प्रकार किया जाए कि जैसा व्यवहार राष्ट्रपति के साथ हो रहा है वैसे व्यवहार इस आम व्यक्ति के साथ हो। तो दोनों ही विधियाँ हमारे यहाँ प्रचलित है। क्लियर बात क्या? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को समान विधि के अधीन, समान विधि के अधीन रखा जाएगा। क्लियर बात क्या? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये विधि के समक्ष समता है वो ब्रिटिश से लिए गए नकारात्मक है, विधि के शासन के अनुकूल है, और ये विशेषाधिकारों की बात करता है कि विशेषाधिकार वगैरह दिए जा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन विशेषाधिकारों में क्या ना किया जाए, फिर भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाए। क्लियर बात क्या? हालांकि इनसे ये जरूर कहा गया कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, विधि के ऊपर नहीं है। समझ पा रहे? चलिएगा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 14 में आगे फिर है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 चलिए, अनुच्छेद 15, 16, 17 जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 से रिलेट करते ही हैं। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 14 है वो विधि, चाहे वो विधि कोई सी भी हो, उसके समक्ष समानता की बात करता है, समता की बात करता है, समान संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 जितने भी हैं वो सभी इस आर्टिकल 14 से रिलेटेड करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम बात कर लेते हैं। चलिए पहले आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 में दो है, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2). क्लियर बात क्या? आर्टिकल 15(1) है वो आपको जो अधिकार देता है वो राज्य के विरुद्ध है, और आर्टिकल 15(2) है ये राज्य प्लस व्यक्ति के विरुद्ध है। क्लियर बात क्या? ये कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर बात क्या? धर्म, और इसमें पहला वर्ड है वो है केवल, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिए, केवल किन बातों के आधार पर? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश। जन्म स्थान ये 5 हो गए, केवल इनके आधार पर क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। अब ये सेम ही भेदभाव नहीं कर सकता कौन? व्यक्ति भी। 15(2) में कहा गया व्यक्ति और राज्य दोनों, और व्यक्ति कहाँ नहीं कर सकता? तो ये 5 जो जगह व्यक्ति के लिए भी है कि व्यक्ति 5 जगह, ये 5 प्रकार से नहीं कर सकता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश। लेकिन यहाँ व्यक्ति क्या है, जैसे राज्य है वो निजी नहीं होता, राज्य सार्वजनिक होता है, तो वो सार्वजनिक स्थलों पर पाया जाता है, तो वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यक्ति के तो निजी निवास भी तो होते हैं, इसलिए यहाँ कुछ स्थान उल्लेखित किए गए व्यक्ति के लिए। कौन कौन सी? पहले तो दुकानें, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक भोजनालय, या लाइक होटल, होटल्स, और मनोरंजन के जो स्थल हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल, वहाँ नहीं कर सकता। दूसरा, राज्य की निधि से पोषित, ये तो सार्वजनिक स्थान हो गए, और राज्य की निधि से पोषित, राज्य की निधि से पोषित कोई भी सार्वजनिक स्थान, ऐसा स्थान जो सार्वजनिक उपभोग के लिए बनाया गया, लाइक कुएं, तालाब, स्नानागार, सार्वजनिक उपागम कोई स्थल हो, वो पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(2) में व्यक्ति के विरुद्ध है, तो हमने इसलिए जो विशेषताएं की थी मैंने वहाँ पे आपको 15(2) लिखवाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो याद रखिएगा। 15(2)
क्योंकि 15(1) है वो राज्य के विरुद्ध है, लेकिन 15(2) है वो राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध दिया गया, तो व्यक्ति के विरुद्ध मानते हैं। तो व्यक्ति के विरुद्ध है तो उसमें स्थानों का उल्लेख किया गया, राज्य वाले में स्थानों का उल्लेख नहीं किया गया। क्लियर बात क्या। उसके बाद में आते हैं 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6). ये सारे के सारे अपवाद है। 15(3) तुरंत ही संविधान में, मूल संविधान में था। 15(4), 5, 6 बाद में डाल दिए गए। 15(3) है मूल संविधान में भी कहा गया था कि राज्य है वो स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए एवं बालकों के लिए विशेष उपाय कर सकता है। कर सकता है, ठीक है। इसलिए राज्य महिला आयोग हो गया, बाल कल्याण आयोग जितने भी हो गए, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबंधन वगैरह हो गए, ये सारे राज्य करता है। जैसे पुरुष ये आयोग नहीं है बल्कि महिला आयोग है। आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार भेदभाव है, बट ये भेदभाव किया जा सकता है 15(3) के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपका घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम है, निवारण एक्ट है 2005 का, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे आजकल तो पैटर्निटी लीव मिलने लगी, बट मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और बालकों के लिए जैसे बाल कल्याण आयोग जो है वो सारे इसी के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 15(4) की। 15(4) है, देखिए 15(4), 15(5) और 15(6) मूल संविधान में नहीं थे, इसलिए बाद में जोड़े गए। अब बाद में जब जोड़े गए हैं तो कन्फर्म उनके लिए कोई ना कोई विवाद हुआ होगा, समानता हम उनके विवाद कौन कौन सा हुआ वो देखेंगे, कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट इसके अलावा हम जो बात जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो 15(4) है ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है। और कौन से मामले के द्वारा जोड़ा गया, तो ये विवाद हुआ था मद्रास राज्य बनाम चंपकम या चंपकम दोराई राजन जो विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह संविधान संशोधन किया। इस संविधान संशोधन में कहा गया कि संसद है वो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। संसद है वो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है वो कर सकती है। कल बात क्या, और किन किन के लिए, तो ये है आपके पिछड़े वर्ग के लिए, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, SC ST आदि के लिए। इन पिछड़े वर्गों के लिए संसद क्या कर सकती है, विशेष उपबंध कर सकती है, ठीक है। और इन विशेष उपबंधों में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, तो इनके लिए विशेष उपबंध कर सकती है। और इन्हीं विशेष उपबंधों में पिछड़े वर्ग SC ST, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग है वो SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में किया गया है। कल बात क्या, शिक्षण संस्थाओं में ये प्रावधान किसके द्वारा किया गया है, तो 15(4) के द्वारा किया गया है। उसके बाद में 15(4) के बाद में है 15(5). 15(5) जो था उसके लिए विवाद था कि जो सरकार है वो जो ये विशेष उपबंध है पिछड़े वर्गों के लिए वो प्राइवेट व अल्पसंख्यक में नहीं कर सकती, ये विवाद था, ठीक है। ये विवाद जो था ये है P इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य का ये विवाद था। इसके बाद सरकार ने क्या किया, 15(5) जोड़ा, और ये 15(5) जोड़ने के लिए 93 नंबर का संविधान संशोधन किया। और इसमें ध्यान रखिए ये विवाद प्राइवेट और अल्पसंख्यक दोनों के लिए था, पर सरकार ने 15(5) में केवल प्राइवेट की सरकार है वो प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी क्या कर सकती है, आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। चलिए बात क्या, तो इसी संविधान संशोधन को मंडल 2 के नाम से जाना जाता है। चलिए बात, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी कर सकती है, बाकियों में भी कर सकती है। नेक्स्ट है 15(6). 15(6) आप जानते हैं EWS का मामला है।
ईडब्ल्यूएस के लिए सरकार क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष उपबंध कर सकती है। और ये कब जोड़ा गया, तो ये 103वां संविधान संशोधन था, संशोधन 2019। क्लियर बात। 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जिसमें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और ये 50 की सीमा का उल्लंघन भी नहीं करेगा, ये बात भी इसमें लिखी हुई है। चलिए, तो आप यहाँ द्वारा एक बार रिकॉल कर लें कि ये राज्य के विरुद्ध 15 एक राज्य के विरुद्ध, 15 दो राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध है। 15(3) में जो दिया गया वो दिया गया महिला और बालकों के लिए सरकार क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। 15(4) में दिया गया SC ST और पिछड़ा वर्ग लाइक OBC के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। 15(5) में कहा गया कि प्राइवेट स्कूलों में भी, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। 15(6) जो है वो EWS के लिए विशेष प्रावधान करने की बात करता है। तो 15 अनुच्छेद आर्टिकल 15 है, मेरे हिसाब से शानदार तरीके से आपको याद हो गया होगा। फिर अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद जो 16 है ये कहता है कि राज्य जो है, राज्य वो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता देगा। लोक नियोजन के विषयों में क्या देगा, अवसर की समानता देगा। चलिए बात, यहाँ भी दो सेम 15, जैसे 5 15 में थे वैसे यहाँ पे दो होंगे, 15(1) और 15(2), सॉरी 15 नहीं 16, 16(1) और 16(2), और उसके बाद है 16(3), 16(4), 16(5) और 16, ये 6 है, ये है। 16 जो 1 है वो कहता है कि सरकार है वो नियुक्ति में, नियोजन में समान अवसर देगा। क्लियर बात क्या, समान अवसर देगा। नियुक्ति में, नियोजन में क्या देगा, समान अवसर देगा। कौन, राज्य है, ठीक है। और सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर, और राज्य के अधीन किसी भी पद पर, और राज्य के नागरिकों को समान अवसर देगा। क्लियर बात क्या, तो ये ध्यान रखना, ये केवल राज्य के नागरिकों के लिए। तो हमने जब बात की थी विशेषताओं में, तो वहाँ मैंने लिखवाया था आपको 15(2) के अलावा 16 भी लिखवाया था। यहाँ व्यक्ति के, ये सॉरी, ये नागरिकों, केवल नागरिकों को प्राप्त है, इसमें 16 भी है, ये लिखा हुआ 16 है आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी तो यहाँ पे केवल नागरिक ही कर सकते हैं, विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति करते हैं। नियुक्ति नियोजन समान अवसर देगा। 16(2) में कहा गया कि किन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसके अलावा भेदभाव किए जा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वो देखिएगा। पहला तो है आपका, वो 5 तो हैं, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है। इसके अलावा इसमें 2 और जोड़े गए थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक था उद्भव प्लस एक था उसका निवास स्थान, ये 2 जोड़े गए। 16 जो 3 था उसमें संसद है वो निवास स्थान को विहरित करने की क्षमता देती है। शराब कहती है कि आप निवास स्थान के मामले में क्या कर सकते हो, अपने मतलब कोई, अगर इस अर्हता को हटाना चाहो तो हटा सकते हो। संसद निवास स्थान की अर्हता विहित कर सकती है। अगर संसद को लगे कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो किसी बंदे को ये नहीं कहा जाता कि तू यहीं का होना चाहिए, ऐसे मामले नहीं किए जा सकते, ठीक है। बट संसद को अगर लगे कि किसी राज्य में उस राज्य के नागरिकों को वरीयता देने के लिए जरूरी है, तो संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है कि उस राज्य के व्यक्तियों को ही इसमें शामिल किया जाए। क्लियर बात क्या, तो वर्तमान में किन किन राज्यों के लिए संसद ने एक्ट पारित कर रखा है, तो हिमाचल प्रदेश HP, और आपका मणिपुर, त्रिपुरा के लिए ये एक्ट पारित किया हुआ है वर्तमान में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये निवास स्थान की अर्हता को 16(3) में समाप्त कर सकती है संसद। इसके लिए संसद को क्या बनाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर बात क्या, उसके बाद में बात करते हैं 16(4), 16(5) और 16(6) की।
इनके बीच में विवाद क्या है? 16(4). 16(4) में कहा गया है कि ये राज्य जो है, राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। क्लियर बात? आरक्षण का प्रावधान कर सकता है राज्य पिछड़े वर्गों के लिए। किसमें कहा गया? 16(4) में कहा गया है। ठीक है। अब पिछड़े वर्ग डिसाइड कैसे होंगे? 340 आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति है वो पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग बनाएगा, और वो आयोग है वो अपना निर्णय बताएगा, उसी के आधार पर पिछड़े वर्गों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पिछड़े वर्ग के मामले में खूब सारे विवाद रहते हैं कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, वगैरह वगैरह, खूब सारे मामले। सबसे पहले पिछड़े वर्ग के मामले में थोड़ा देर, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहा गया कि राष्ट्रपति का आयोग बनाएगा और आयोग मामले में निर्धारण करे पिछड़े वर्ग। इसके लिए सबसे पहला जो विवाद रहा था वो बालाजी विवाद रहा था के मामले में। ये माना गया कि जो जाति है वो पिछड़े वर्ग का निर्धारक नहीं होनी चाहिए। केवल जाति है वो पिछड़े वर्ग का निर्धारक है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन 1978 में बैठा था मंडल आयोग, लागू बहुत बाद में हुआ है बट बैठ गया 1978 में। इसने कहा कि हाँ, जाति है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का आधार हो सकती है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े रूप से पिछड़े होने का आधार भारत में जाति हो सकती है। क्लियर बात है? फिर ये मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ एक मामला बैठा। इसमें 6-3 के बहुमत के द्वारा ये पारित किया गया, 6-3 के बहुमत के द्वारा ये पारित किया गया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है और जातीय व पिछड़े वर्ग को आरक्षण का क्या हो सकती है? आधार हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कई बातें कही गई। इंदिरा साहनी जो मामला था इसमें कई बातें दी, जैसे जातीय वो पिछड़े वर्ग का आधार हो सकती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और उनको 27% आरक्षण दिया जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है राज्य को। लेकिन यहाँ दो बातें जो सुप्रीम कोर्ट की थी वो ये थी कि एक तो क्रीमी लेयर वाला मामला, क्रीमी लेयर के लिए प्रावधान नहीं होना चाहिए। दूसरा, सरकार ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि 50% का क्या नहीं होना चाहिए? उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और तीसरा, सरकार ने कहा कि ये प्रारंभिक नियुक्ति में होना चाहिए, इसके अलावा प्रोन्नति वगैरह में ये नहीं होना चाहिए, प्रारंभिक नियुक्ति में हो, अन्य मामलों में ना हो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ। ये देखिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला था। मुख्य न्यायाधीश थे HM कानिया। 9 सदस्यीय पीठ थी, जिसमें 6-3 से निर्णय लिया गया। पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण वैध बनाया गया। क्रीमी लेयर को लाभ नहीं देने की बात की गई। प्रोन्नति में आरक्षण अवैध किया गया और कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षण पिछड़े वर्ग में एवं अधिक पिछड़े वर्ग में बांटा जा सकता है। क्लियर बात क्या? तो ये मामला इससे जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाद में ये जो निर्णय था प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाता, इस निर्णय को पलटा गया 77वें संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में, और SC/ST को प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया गया। क्लियर बात क्या? और 16(ख) जो था वो सेवाओं के आरक्षण में अग्रगण्यन, जिसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड का रूल भी लागू किया गया। तो ये दो विवाद आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने। ठीक है, अभी प्रारंभिक नियुक्ति में होना चाहिए, ये प्रोन्नति वगैरह में ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सरकार ने क्या किया? 16(4) जोड़ा, आपका 16(4) क जोड़ दिए और कहा कि प्रोन्नति में भी आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण का प्रावधान हो सकता है। कई बात क्या? तो उसके बाद 16 जो 1 है उसकी डेफिनेशन में वृद्धि हुई कि नियुक्ति, नियोजन, इसमें फिर बाद में पदोन्नति भी जोड़ा गया। समझ पा रहे हो? तो वर्तमान की जो डेफिनेशन है वो 16(क) की अलग है। उसमें ये भी है, पदोन्नति भी, पदच्युति और वेतन, अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि में इसको लागू किया जा सकता है वर्तमान में। तो
प्रोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर 16, ये कौन से विधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया आप 1995 में, ठीक है। फिर है 16(4) ख, इसी में 16(4) ख, कैरी फॉरवर्ड का रूल। इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए एक साल में 100 विज्ञप्ति आई और उसमें एससी के लिए मान के चलते हैं 7 सीटें, 15 सीटें थी और एसटी के लिए 7 सीटें थी। इनकी सीटें फिलअप नहीं हुई, केवल 12 बंदे ही सिलेक्ट हुए, 3 पोस्ट खाली रह गई। तो अगले साल जब 100 की विज्ञप्ति आएगी तो 100 की नहीं 103 की आएगी, उसमें इनको 100 में से इनको 15% सीटें मिलेंगी, प्लस ये पिछले साल की 3 भी इसमें ऐड हो जाएंगी, तो टोटल 18 सीटें भरी जाएंगी। कल बात का, और ये 3 जो सीटें हैं वो सीटें पिछले वर्ष की हैं, इसलिए ये 50% के आरक्षण का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर ये कहेंगे ये 50% आरक्षण का उल्लंघन कर रही है तो फिर इसे नहीं माना जाएगा, कहेंगे नहीं ये 50% आरक्षण का उल्लंघन नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद में है 16(5). 16(5) है वो राज्य को कहता है कि अगर कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थाओं में, तो हमें राज्य थोड़ा भेदभाव कर सकता है नियुक्ति में। धार्मिक संस्थाओं में राज्य क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। फिर है 16(6). 16(6) है आपका ईडब्ल्यूएस का, और 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया, और ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण की बातें की गई थी। क्लियर बात की। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। चलिए टाइम तो जल्दी हो रहा है बट चलो कोई बात नहीं। 16(4). 16(4) में है आपके SC ST OBC को आरक्षण की बात की गई। 16(4) क, पदोन्नति में भी बात की गई इनको, और 16(4) ख, कैरी फॉरवर्ड के रूल की बात की गई। धार्मिक संस्थाओं में पदाधिकारी नियोजन में, और EWS की बात की गई। क्लियर बात की, चलिएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है वो है आपके अस्पृश्यता का अंत। इसकी 2 बातें खास बातें रखना, एक तो ये है ये व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध है, दूसरा इसका कोई अपवाद नहीं है। क्लियर बात क्या, तो ये हर हाल में मिलेगा, इसका कोई अपवाद नहीं है, ये निरपेक्ष है। क्लियर बात क्या, तो ये राज्य के विरुद्ध भी है और व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो संसद है वो इसके लागू करने के लिए अनुच्छेद 35 के अकॉर्डिंग, 35 है उसके अकॉर्डिंग संसद क्या बना सकती है, विधि बना सकती है। संसद ने बाद में विधि बनाई थी, तो ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, अधिकार संरक्षण एक्ट है 1955 है, वो इसमें लागू होता है। क्लियर बात, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत ये किसमें है, तो आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। इसमें 4 है, 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4। चलिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा देखिएगा। उपाधियों का 18(1) में है कि राज्य और राज्य जो है सेना के मामले में, एक तो सेना होगी और एक विद्या होगी, इनके अलावा कोई उपाधि नहीं दे सकता। कि एजुकेशन जैसे डॉक्टरेट लग जाती है, सेना में कर्नल वगैरह उपाधि लग जाती है, उनके अलावा कोई उपाधि नहीं दे सकता राज्य। क्लियर बात क्या। 18(2) में ये कहा गया कि कोई भारतीय विदेशी राज्य से भी उपाधि नहीं ले सकता। क्लियर बात क्या। 18(3) में कहा गया कोई विदेशी अगर भारत में नियोजित है और वो किसी विदेशी से उपाधि लेना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। अनुमति आवश्यक है। क्लियर बात क्या। 18(4) में कहा गया कि कोई भारतीय अगर कोई विदेशी राज्य से उपाधि नहीं, भेंट, कोई भी भेंट लेना चाहता है, कोई पद लेना चाहता है, कोई उपलब्धि लेना चाहता है, कोई भी व्यक्ति,
ठीक है, उसके लिए क्या लेनी पड़ेगी, उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। उपाधि तो ले ही नहीं सकता वो। 1804 में भेंट, पद और उपलब्धि के लिए थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन ये राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं किए जा सकते। ध्यान रखिए, सेना और विधि के अलावा, विद्या के अलावा, सेना और विद्या के अलावा कोई उपाधि ग्रहण नहीं की जा सकती, राज्य नहीं दे सकता। 1802 में भारतीय कोई व्यक्ति जो विदेश से उपाधि भी नहीं ले सकता। कोई विदेशी जो भारत में नियोजित है, नौकरी कर रहा है, वो विदेश से अगर उपाधि ले रहा है तो राष्ट्रपति की अनुमति उसे आवश्यक है। और भेंट, पद, उपलब्धि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ली जा सकती है। कल ये बात क्या। और उसके बाद में ध्यान रखना, सबसे बड़ा विवाद था आपका पद्मश्री, पद्म विभूषण, उनके लिए विवाद था। और उसमें बालाजी राघवन का जो मामला था, राघवन मामला था, उसमें 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो हैं आपके पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारी उपाधियाँ नहीं हैं, ये उपाधियाँ नहीं हैं, इसलिए ली जा सकती हैं। कल ये बात क्या। तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट जो क्लास है वो आज हमारी समाप्त होती है, 1 घंटा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम क्लास शुरू करेंगे, ये सबसे टफेस्ट पार्ट था, उसके बाद वाले पार्ट है वो लीजिए। आर्टिकल 19 है, वो थोड़ा सा लेंथी है, उसके बाद में कोई आर्टिकल इतना लेंथ नहीं है। जल्दी से ये कल हमारे पूरे हो जाएंगे, वो उम्मीद है। थोड़ा सा ऊपर जा सकती है क्लास, बट ये कल मुझे लगता है, उम्मीद है पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में ऐड कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, PDF शेयर कर रहे हैं अब तो कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।